दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत और रेडियो उड़ान पर आज कम्युनिटी कलर्स में मैं आपके साथ हूं। अक्सर आरजे गौरी होती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ हूं बहुत दिनों बाद और उम्मीद ये करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। रेडियो उड़ान कन्वेंशन का आप सभी ने आनंद ले लिया, हम सभी ने भी आनंद लिया, बहुत मज़ा आया और लगातार आपके फीडबैक्स भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2024 तथा उड़ान आइडल 2024 का आप सभी ने मजा लिया और आप सभी के आशीर्वाद, साथ और सहयोग से हम इसी तरह के आयोजन बार बार करते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद, अपना साथ और सहयोग हमेशा हमारे साथ बनाए रखिएगा। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आपके साथ हूं। आइए सबसे पहले सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली करेगा दिल्ली में एक नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण। एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से लिफ्ट व रेलिंग की होगी व्यवस्था। एसपीडीपीओ मणिपुर ने लगाई गुहार, राजनीतिक दलों को करना चाहिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दिव्यांगजन कार्यक्रमों का उल्लेख। भारत सरकार द्वारा विकलांगता मूल्यांकन के लिए जारी किए गए नए निर्देश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में चुनावों को एक्सेसिबल बनाने के हुए प्रयास। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदली, 23 जून को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीएड पाठ्यक्रम में प्रावधान लागू। दिव्यांगजन तथा ट्रांसजेंडर्स के लिए उच्च शिक्षा को सुगम्य बनाने के लिए यूजीसी के नए निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई पुलिस थाने दिव्यांगजन तथा बुजुर्गों के लिए अभी भी एक्सेसिबल नहीं। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, a flight of life. Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Miss Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Miss Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। द लेसेंट न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक प्रमुख विश्लेषण के अनुसार मिर्गी, अल्जाइमर रोग तथा डेमेंशिया जैसी स्थितियां अब खराब स्वास्थ्य व विकलांगता का प्रमुख कारण बनती जा रही हैं। 2021 में इन स्थितियों से 3.4 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। विश्व स्तर पर अल्जाइमर तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगों से ग्रस्त तथा मरने वालों की संख्या पिछले 30 वर्षों में काफी बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह वैश्विक स्तर पर बढ़ती आबादी, चयापचय, जीवन शैली में बड़े परिवर्तनों के कारण है। अध्ययन से पता चला है कि न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से पैदा होने वाली बीमारियां, विकलांगता व उम्र बढ़ने के साथ समय से पहले मृत्यु
जिसे विकलांगता समायोजित बीमारियां डेलिस के नाम से जाना जाता है, 18% से अधिक बढ़ गई है, जो 375 से अधिक बढ़ रही है। 1990 में स्वस्थ जीवन के 10 लाख वर्ष नष्ट होकर 2021 में 45 मिलियन रह गए हैं। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD नई दिल्ली में एक नए फुट ओवर ब्रिज FOB का निर्माण कराएगा। यह फुट ओवर ब्रिज दिव्यांगजन के लिए सुगम्य अर्थात एक्सेसिबल होगा। इस FOB में लिफ्ट तथा रेलिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लिफ्ट में घोषणा तथा ब्रेल जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। FOB पर आमतौर पर लिफ्ट होती है, लेकिन उन्हें दिव्यांगजन के लिए सुगम्य नहीं बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी, लेकिन वे केवल फंड्स की प्रतीक्षा में थे। स्टेट प्लेटफॉर्म ऑफ डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन SPDPO मणिपुर ने अपने राज्य के सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विकलांगजन कल्याणकारी कार्यों को समायोजित करें। रविवार को सिंगजमे चिंगैमेथैक हाओ ग्राउंड में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में SPDPO के प्रधान श्री यूनुस खान ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विकलांगजन कल्याणकारी परियोजनाओं को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले MP इलेक्शन में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया था। इस बार इस पर सोचने की आवश्यकता है। इस बार आवश्यकता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विकलांगजन कल्याणकारी कार्यक्रमों को सम्मिलित करने संबंधी चर्चा करें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता मूल्यांकन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों में अनेक बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। आइए इन बदलावों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहला, बुद्धि लब्धि यानी IQ टेस्ट। अब भारत में ही बनाया गया विकलांगता के मूल्यांकन के लिए IQ लेवल टेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा प्रमुख बदलाव है निजी डॉक्टरों को अनुमति। पहले केवल सरकारी डॉक्टर ही मेडिकल बोर्ड में शामिल होते थे ताकि वे विकलांगों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें, लेकिन अब इस प्रक्रिया में निजी डॉक्टरों को भी मेडिकल बोर्ड में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि विकलांगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली देरी में कमी लाई जा सके। सीखने की क्षमता SLD का मूल्यांकन। 18 वर्ष की अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सीखने की अक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए भी नए बदलाव इन दिशा निर्देशों में सम्मिलित किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से विकलांग व्यक्तियों को सरकारी परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए UDID कार्ड प्राप्त करने में सरलता होगी, जिसे गत वर्ष से सरकारी परियोजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक बना दिया गया है। 4 से 8 वर्ष तक के सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सशक्तिकरण तथा समग्र विकास के लिए दिनांक 2 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे आमंत्रित किया जाता है। नैब दिल्ली आमंत्रित करता है ऐसे सभी बालकों को अपने विद्यालय में दाखिले के लिए। इंटरव्यूज 2 अप्रैल सुबह 10 बजे से प्रारंभ होंगे। स्थान नैब दिल्ली, सेक्टर 5, RK पुरम, दिल्ली। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स: विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की दृष्टिबाधा संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की फोटोग्राफ, SC, ST, OBC प्रमाण पत्र यदि हो तो, माता पिता अथवा गार्जियन की फोटोग्राफ, इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आदि। इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें info@napdelhi.in। विजिट करें वेबसाइट www.napdelhi.in, www.nabdelhi.in। कॉल करें 8826260010, 8826260010।
जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज होने वाले चुनाव में दृष्टिबाधित छात्रों PWDs की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। चुनाव निकाय द्वारा बुधवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया को दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सुगम्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों में ब्रेल में प्रश्न स्वीकार करना तथा डिजिटल मतदान प्रणाली को चुनाव प्रक्रिया का अंग बनाना शामिल है। यह कदम जेएनयू के दृष्टिबाधित छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार से मुलाकात के बाद सामने आया है। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में छात्र संघ के समक्ष चुनावों के दिव्यांगजन के लिए सुगम्य न होने के प्रति चिंता जताई थी। जारी अधिसूचना में बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने कुछ चिंताओं को छात्र संघ के समक्ष स्पष्ट किया, जिनमें चुनाव प्रक्रिया को सभी के लिए सुगम्य बनाने की प्रक्रिया सम्मिलित थी। अधिसूचना में कहा गया है कि संघ इन चिंताओं को स्वीकार करता है और वह चुनाव प्रक्रिया को सभी के प्रति सुगम्य बनाने के लिए कार्य करेगा। इस अधिसूचना में बताया गया है कि परिसर के जेहलम लॉन में एक तरफ एक क्षेत्र दिव्यांग मतदाताओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा इन चुनावों में समिति ने ब्रेल में प्रश्न स्वीकार करने तथा डिजिटल मतदान प्रणाली को सम्मिलित किया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चुनाव आज होने थे। काउंटिंग 24 मार्च को होगी। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। महाराष्ट्र में राज्य के दिव्यांगजन के कल्याण के लिए एक सर्वे कार्यक्रम का आयोजन करने का आदेश दिया गया है। इस सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत 21 विकलांगताओं की पहचान की गई है, जिसके आधार पर दिव्यांगजन की आबादी दर्ज की जाएगी। अपर सचिव अधिकराव दुबे ने इस सर्वे के लिए 25 लाख रुपए जारी करते हुए इस शनिवार को बयान जारी कर कहा कि सर्वे को 2 माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 28 अप्रैल की बजाय 23 जून 2024 को होगी। मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 पहले 28 अप्रैल को होनी थी,
लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए अब यह परीक्षा 24 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 12 जून 2024 से मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने व अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mppsc.mp.gov.in या www.mponline.gov.in। लोकसभा चुनावों की वजह से परीक्षा की तारीखों में बदलाव की संभावना जताई जा रही थी। मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग ने इस पर तुरंत निर्णय लेते हुए यह परीक्षा 28 अप्रैल के स्थान पर अब 24 जून 2024 को कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने बीएड पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू कर दिया है। RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए अब यह पाठ्यक्रम 4 सेमेस्टर तथा 64 क्रेडिट्स का होगा। इस पाठ्यक्रम में मंगलवार से दाखिले की परीक्षा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आरंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा दिव्यांगजन तक उच्च शिक्षा को सुगम्य बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। UGC द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षा को सुगम्य बनाना उनका प्रमुख लक्ष्य है। दिव्यांगजन को नामांकन से लेकर पठन पाठन तथा असाइनमेंट बनाने में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। UGC द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सामान्य कोर्स का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों से लेकर तकनीकी कोर्स पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों में भी दिव्यांगजन तथा ट्रांसजेंडर्स को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सामान्य कोर्स का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी कोर्स पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों में अब पाठ्यक्रम ब्रेल, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, लार्ज प्रिंट, ऑडियो विजुअल तथा कलर कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। दिव्यांगजन के लिए ऐसा रेफरेंस तथा टेक्स्ट मटेरियल प्रदान किया जाएगा जिससे उन्हें पढ़ने में सुविधा हो। इसके लिए ऑडियो के साथ साथ विजुअल, साइन लैंग्वेज, ब्रेल आदि का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए स्क्रीन रीडर के प्रयोग की भी बात कही गई है। आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए शिक्षकों की एक विशेष टीम गठित की जाएगी। यदि कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र किसी वजह से पिछड़ रहा है तो उसे ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में पढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। नामांकन की अधिसूचना अब केवल टेक्स्ट में जारी नहीं होगी। इसके लिए टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो विजुअल तथा अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर अधिसूचना जारी करनी होगी। अपने अधिकार क्षेत्र में दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा के लिए जागरूक बनाना विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का पहला कर्तव्य होगा। नामांकन अधिसूचना से लेकर परीक्षा, परिणाम आदि सभी अधिसूचनाएं टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, विजुअल, ब्रेल, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आदि विभिन्न माध्यमों द्वारा जारी की जाएंगी। दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन से लेकर उनके प्लेसमेंट तक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। परीक्षा से पहले दिव्यांग छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी तथा परीक्षा के बाद रोजगार व नौकरी प्राप्त करने से संबंधी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सभी संस्थानों में एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन को अलग अलग संस्थानों में भटकना न पड़े, इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांगजन पर कोर्स लोड कम करने का प्रयास किया जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति में छूट तथा समय सारिणी में विशेष परिवर्तन किए जाएंगे। पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य पाठ्य सहायक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें पाठ्यक्रम के समरूप लाने का प्रयास किया जाएगा। यदि दिव्यांग छात्र को हॉस्टल में कमरा बदलने या छात्र समय सारिणी में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना पहले देनी होगी। राजबनी पुलिस जनता की सहायता के लिए हर समय तत्पर। मे आई हेल्प यू जैसे स्लोगन्स लखनऊ के अनेक पुलिस थानों में लिखे हुए मिल जाते हैं। पुलिस के आला अफसरों तथा प्रशासन द्वारा भी यह निर्देश है कि थाने में आए सभी प्रकार के पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाए। तमाम नियम कायदे भी बने हैं और उनकी मॉनिटरिंग का दावा भी होता है। हालांकि पुलिस का यह फलसफा राजधानी के कई थानों पर फिट नहीं बैठता।
पीड़ित यदि सीनियर सिटीजन अथवा दिव्यांग है तो अपनी फरियाद जिम्मेदार तक पहुंचाना उसके लिए पहाड़ जैसा साबित होता है, क्योंकि कोई जिम्मेदार दूसरी मंजिल पर बैठा होता है तो कोई तीसरी मंजिल पर। लिफ्ट तो दूर की बात रही, इन थानों में रैंप तक की व्यवस्था नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से थाने व क्राइम सेल्स हैं जिन तक दिव्यांगजन अथवा सीनियर सिटीजन्स के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। वजीरगंज थाना पहली मंजिल पर, न रैंप न लिफ्ट। वजीरगंज थाना लखनऊ के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक व्यस्त क्षेत्र में है। ये थाना पहली मंजिल पर है, जहां न रैंप है और न ही लिफ्ट। दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स दोनों इस थाने तक नहीं पहुंच पाते। सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग लोग सीढ़ियां चढ़ते हांफ जाते हैं। इसके बाद बात आती है साइबर क्राइम सेल की, जो हजरतगंज थाने की तीसरी मंजिल पर है। आजकल साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं और दिव्यांगजन तथा बुजुर्ग भी इसका शिकार हुए बिना नहीं रहते। साइबर ठगी के पश्चात जब वे साइबर क्राइम सेल पहुंचते हैं तो हजरतगंज थाने की तीसरी मंजिल पर साइबर क्राइम सेल को देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। लिफ्ट तो रैंप छोड़िए, यहाँ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था तक नहीं है। केवल जीना है जिसे चढ़कर तीसरी मंजिल तक जाना होता है और बुजुर्ग लोग कई बार सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हांफ कर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद बात आती है इंदिरा नगर थाने की। यह थाना पोर्श इलाके में है, जिसकी वजह से इस थाने पर एक बहुत बड़ी बस्ती व पब्लिक की जिम्मेदारी है। यह थाना भी फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल पर है, जिस तक पहुंचने के लिए 12 से 15 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। पैरों से दिव्यांगजन तथा बुजुर्ग लोग इस थाने तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से अपनी समस्या दर्ज कराने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपको बता दें कि लखनऊ का विभूति खंड थाना एकमात्र ऐसा आदर्श थाना है जिसमें इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इस थाने का निर्माण दिव्यांगजन तथा सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखकर कराया गया है, जिसमें रैंप तथा लिफ्ट दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकार द्वारा भी सभी सरकारी बिल्डिंग्स में दिव्यांगजन तथा बुजुर्गों का ख्याल रखकर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, लिफ्ट तथा व्हीलचेयर व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश के अनुसार अनेक सरकारी इमारतों में दिव्यांगजन तथा बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए लिफ्ट, रैंप तथा व्हीलचेयर की व्यवस्था की भी गई थी। लेकिन राजधानी लखनऊ में अनेक सरकारी कार्यालय अभी भी ऐसे हैं जहां पर इन मूलभूत सुविधाओं का ध्यान अभी भी नहीं रखा जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। फीडबैक देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि प्रोग्राम्स को और रेडियो के बारे में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें। बहरहाल अब मुझे यानी पुनीत को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। जी हाँ, होली आ रही है। होली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रोग्राम समाप्त करने से पहले न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली करेगा दिल्ली में एक नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण। एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से लिफ्ट व रेलिंग की होगी व्यवस्था। एसपीडीपीओ मणिपुर ने लगाई गुहार। राजनीतिक दलों को करना चाहिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दिव्यांगजन कार्यक्रमों का उल्लेख। भारत सरकार द्वारा विकलांगता मूल्यांकन के लिए जारी किए गए नए निर्देश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में चुनावों को एक्सेसिबल बनाने के हुए प्रयास। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदली, 23 जून को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीएड पाठ्यक्रम में प्रावधान लागू। दिव्यांगजन तथा ट्रांसजेंडर्स के लिए उच्च शिक्षा को सुगम्य बनाने के लिए यूजीसी के नए निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई पुलिस थाने दिव्यांगजन तथा बुजुर्गों के लिए अभी भी